बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम 28 अगस्त 2024 वेंसडे के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। इसमें हमारा जो सबसे पहला एडिटोरियल है वो है अ न्यू विजन। ये बलूचिस्तान के हवाले से जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें डिसीजन किया गया कि जो भी टेररिस्ट हैं जिन्होंने इस तरह से ये टेररिज्म के एक्ट्स किए हैं उनको स्टेट जो है वो भरपूर जवाब देगी। और इसी सिलसिला में जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी जो मोहसिन नकवी वो बलूचिस्तान पहुंच गए और उन्होंने बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को पूरी सपोर्ट का ऐलान किया कि हम आपको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो भी एक्शन आपने टेररिस्ट के खिलाफ लेना है वो ज़रूर लें। और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि किसी किस्म का कोई भी कमज़ोरी का मुजाहरा इस हवाले से नहीं किया जाएगा और दहशतगर्दी को, इस तरह की जो दहशतगर्दी है उसको पूरी ताकत के साथ ख़त्म किया जाएगा। और इस हवाले से जो सारी नेशनल लीडरशिप है वो बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ खड़ी है। और उन्होंने ये कहा कि जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, पिछली गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने भी इसी तरह के सेम जो है वो रिजॉल्व शो किए थे। मतलब ये कि उन्होंने भी कोशिश की थी कि जहाँ पे ज़रूरत हो, कैरेट एंड स्टिक एक अच्छा ईडियम है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है कि ऐसी पॉलिसी जिसमें कि जहाँ ज़रूरत हो सख्ती करने की वहाँ सख्ती की जाए और जहाँ ज़रूरत हो नरमी करने की वहाँ पे नरमी की जाए। कैरेट नरमी को जाहिर करता है, स्टिक जो है वो सख्ती को जाहिर करता है। तो इसमें यह कहा गया है कि बलूचिस्तान के मसले को हल करने के लिए पिछली गवर्नमेंट्स ने भी कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी रखी और अब ये जो गवर्नमेंट है ये भी कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है। और ये पॉलिसी एक अच्छी अप्रोच है, ये फ्रेश अप्रोच है और एक न्यू विजन के साथ ये गवर्नमेंट इस मसले की तरफ देखना चाह रही है। तो बहुत अच्छी बात है। और जाहिर है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बलूचिस्तान के अंदर वायलेंस ख़त्म करे, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों को सिक्योर करे। और वो बेशक वहाँ के बलूचिस्तान के लोकल लोग हैं या कि कोई ट्रैवलर्स हैं या फिर कोई किसी और सूबे से, सिंध से, बलूचिस्तान से, केपी से या पंजाब से, जो कोई में काम करने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए जो गए हुए हैं बलूचिस्तान में, उन सब की ज़िंदगियों का की हिफाजत जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना जो पॉलिसी है और अपना जो एक विजन है वो उसको अप्लाई करने के दौरान में इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि खामखा जो आम लोग हैं उनको इसमें ना घसीटा जाए। जो आम लोग जो कि बलूचिस्तान के एक आम अमन पसंद शहरी हैं उनको इस मामले में ना घसीटा जाए और उनको किसी किस्म की कोई तंगी ना आए कि ऐसे ऑपरेशंस अगर लॉन्च किए जाएं कि जिसमें आम जो आबादी है, आम लोग, अमन पसंद रहने वाले, तो वो भी स्टेट के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे अगर इस ऑपरेशन को अच्छे तरीके से और सोच समझ के ना किया गया। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि वो जो टेररिस्ट हैं वो अपना बयानिया और अपना नैरेटिव बनाने में ज़्यादा वो स्ट्रांग हो जाएंगे और वो आम लोगों को ये समझाएंगे कि ये असल में स्टेट के साथ, पाकिस्तान के साथ रहना ही सारा असल प्रॉब्लम की जड़ है। तो इस तरह से उनका बयानिया स्ट्रांग होगा। तो इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका, उनके जो बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनका ख्याल रखा जाए, जो कि पूरी हिस्ट्री में कभी भी नहीं रखा गया। अब अगर उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखा जाए और उसके बाद जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको अदालत तक लाया जाए और अदालतें फैसला करें तो बड़ी आसानी से ये सारे मामलात जो हैं वो सेटल हो सकते हैं। और जो लोग फिर किसी भी कार्रवाइयों के में मुलव्वस हों
जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व हों, उनको फिर जो भी सज़ा मिलती है वो अदालत के ज़रिए मिले। तो फिर उसके बाद ये टेररिज्म का नेटवर्क जो है वो ख़त्म होगा। और इस टेररिज्म के नेटवर्क में ऑब्वियसली फॉरेन हैंड अवेलेबल है, उसमें विजिबल है, और जिसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बड़ी वाज़ेह नज़र आती है। लेकिन इसको जाहिर है कि स्टेट अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी तो फिर हम उसको मामले को देख सकते हैं ना। अगर हम इंटरनल लेवल पे डिवाइडेड हैं और इंटरनल लेवल पे चीज़ों को हम सही तौर पर एसरटेन नहीं कर पा रहे, सही तौर पर चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, और टारगेट नहीं कर पा रहे कि किस मामले में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किस में कम फोकस करने की ज़रूरत है, तो फिर जाहिर है कि हम इस जो फॉरेन हैंड है या जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है उसको हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे, जबकि हम अपने इंटरनल फैक्टर्स को ही एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। तो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये भी कहा गया कि वो लोग जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग को मानते हैं उनको उनके साथ ज़ाहिर है टॉक्स होंगी, जो दूसरे लोग हैं उनके साथ कोई टॉक्स नहीं होंगी और उनको टारगेट किया जाएगा। तो ये बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान के फ्लैग को मानते हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स भी तो मिलने चाहिए ना। उन्हें फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, उन्हें होलिस्टिक उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब लोगों को मिलनी चाहिए। और लोग ऐसा फील करना उन लोगों को ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि बलूचिस्तान की फिक्र है पूरे मुल्क को, और बलूचिस्तान के लोग सारे मुल्क को अजीज़ है। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जी वो जिस तरह से प्रो एस्टेब्लिशमेंट इन्फ्लुएंशियल्स हैं, कि मतलब ऐसे सियासतदान या ऐसे वो जो इन्फ्लुएंशियल लोग कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में होते हैं, वही पॉलिटिकल स्टेज पे सामने नज़र आते हैं, और उन्हीं को ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाए और उन्हीं की बात सुनी जाए और उन्हीं को फॉलो किया जाए और उन्हीं की जो है वो डिसीजंस को अप्लाई किया जाए। और जो बाकी बलोच लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े बलोच लीडर्स हैं, बड़े बड़े कबाइल के सरबराह हैं, जो इस वक्त साइलेंट हैं या कुछ ना कुछ अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, यानी कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं, तो उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। और उनको सबसे पहले ये चाहिए कि जितने भी बलोच लीडर्स हैं उनको पहले तो ये जो पिछले 3-4 दिन में जो किलिंग्स हुई हैं, जो जुल्म तशद्दुद हुआ है, उसकी सबसे पहले तो मजम्मत करनी चाहिए, और फिर उसके बाद आगे मज़ीद कुछ बात चल सकती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी एक अक्लमंदाना इकदाम होने चाहिए, जो कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेसिस पे सारे बने, और जो लोकल बलोच लीडर्स हैं उन्हें भी मासूम लोगों की जानें जो गई हैं उसको उसकी मजम्मत करनी चाहिए, और अपने लोगों को इस बात का पूरा शऊर देना चाहिए कि असल में टेररिज्म क्या है, और हमने टेररिज्म नहीं करना। बलोच राइट्स और चीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स और चीज़ हैं, प्रोविंशियल राइट्स और चीज़ हैं, लेकिन मासूम लोगों का कत्ल तो किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं दी जा सकती। और उसके बाद अगर हम देखें बिलीगर्ड का मतलब परेशान, जिसको कोई हल नज़र ना आ रहा हो। कैरेट एंड स्टिक ये ईडीएम के तौर पर आता है, आप कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को कहीं पे भी अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है जी इंसर्जेंट का मतलब बागी या सरकश। अनअर्थ एक अच्छा वर्ब है। अनअर्थ का मतलब होता है जाहिर करना, डिस्क्लोज करना, सामने लाना। कंडोन का मतलब होता है मुआफ करना। अच्छा, आगे सेकंड वाला है जी वाइज ऑब्जर्वेशन। ये एनर्जी मिनिस्टर जो अवैस लवारी हैं उन्होंने ये कहा है कि आईपीपीज या कोई भी और चीज़ रीज़न नहीं है पाकिस्तान में बिजली के बिल की में इजाफे की, बल्कि असल रीज़न जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त बहुत डाउन है, और वो डाउन से डाउन होती जा रही है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डिवैल्यूएशन है।
रुपये की, कि रुपए की कदर बहुत डाउन चली गई है और कम से कम होती जा रही है, और दूसरी तरफ जो हमारे फॉरेन बिल्स हैं उनकी अदायगी के लिए जो हमें डॉलर ख़रीदने पड़ते हैं, और हमें जो अपने अकाउंट में पैसे रखने पड़ते हैं, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और वो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बढ़े हैं। अगर अगर हमारे मुल्क में इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाए तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो न्यूज़पेपर कहता है कि यस, ये जो 8 रुपए की जो रीसेंट मंथ में जो 8 रुपए पर यूनिट बढ़ा है, इसकी यही एक सबसे बड़ी रीज़न है, और ये मिनिस्टर ने जो है वो सही तौर पर इसको पॉइंट आउट किया है। तो ये एक टारगेटेड चीज़ है। आईपीपीज उतना बड़ा मसला नहीं है जितना कि और प्रॉब्लम्स है। तो वो जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मसला ये है कि आईपीपीज को के मुआहदों के पीछे चल के, आईपीपीज वाले मुआहदों के पीछे चल के, और उनको अगर हम टारगेट करके उन मुआहदों को ख़त्म भी कर दें, तो हमें रिकोडेक और इस तरह के और मामलात में कई दफ़ा इंटरनेशनल लेवल पे पेनल्टीज़ पड़ी हैं, और वो उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है जो कि पहले हम दे रहे होते हैं। तो इसलिए वो इंटरनेशनल लेवल के जो कि मुआहदे हैं, और उन्हें छेड़ना फ़िलहाल तो पॉसिबल ही नहीं है, और अगर छेड़ेंगे तो मज़ीद नुकसान है। तो इसलिए हम वो काम करें जो हमें करना चाहिए, और वो काम क्या है कि हम अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करें, और वो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होगी तो बिजली के बिलों में टैक्सेस जो हैं वो कम होंगे, और जब वो टैक्सेस कम होंगे तो खुद ब खुद वो प्राइस नीचे आ जाएगी। हाँ, आईपीपीज के मुआहदों को बाद में देखा जा सकता है कि जब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ ठीक हो जाए, फिर हम ये देखें कि हमने बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स को डाला जाए कि जो फिर रीनिगोशिएट करें, और आईपीपीज के मुआहदों को रीनिगोशिएट तो यस किया जा सकता है, लेकिन ये जो विच हंट है ना, विच हंट एक टर्म होती है। विच हंट का मतलब होता है जादूगरनी को फॉलो करना। ठीक है, विच हंट का मतलब होता है जादूगरनी को फॉलो करना, मतलब किसी एक पॉइंट को टारगेट करके बस उसी को टारगेट किए जाना और उसी को नुकसान पहुंचाया जाना, और बाकी चीज़ों की तरफ ना देखना, ये विच हंट है। ठीक है, और इस तरह से आईपीपीज की विच हंट ना की जाए, बल्कि जो काम करने के हैं वो किए जाएं। असल में आईपीपीज के मामले में बहुत ज़्यादा वो करके एनर्जीज लगा के एट द एंड फिर अपना नुकसान करना, तो ये असल में उसी तरह के है कि जैसे लोग हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, जिसका कोई हल तो निकलने वाला इन द नियर फ्यूचर नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि बात वो की जाए, काम वो किया जाए कि जिसका कोई ना कोई फ़ायदा निकले। तो इसलिए आईपीपीज को टारगेट करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नामुनासिब है, और ना ही इसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला है, क्योंकि ये एक लंबी बात है। बट जो अपना काम किए जा सकते हैं, वो टैक्सेस को कम किया जा सकता है, वो होना चाहिए, और वो उसी सूरत में हो सकता है जब हमारी इकोनॉमिक पोजीशन बेहतर होगी। इसमें अगर हम देखें तो अंडरलाइन का मतलब होता है नुमाया करना, वाजे करना, सामने लाना। फिर उसके बाद है जी एक्सपोनेंशली। एक्सपोनेंशली का मतलब होता है तेजी से कोई चीज़ बढ़ रही है, तो वो एक्सपोनेंशली बढ़ रही है। कम होने में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये बढ़ने के लिए एडवर्ब यूज होता है। और वर्सनिंग, वर्सनिंग खराब होती हुई। वर्सन होता है खराब होना, एक वर्ब है, और वर्सनिंग जो है वो उसका एजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। फिर उसके बाद है जी एक्स्ट्रा वेगन्स का मतलब है फजूल खर्ची, जैसे हमारे गवर्नमेंट के लेवल पे फजूल खर्ची होती है यूनिलैटरली, यकतरफा तौर पर। उसके बाद आगे चलते हैं जी, लास्ट वाला है अफगान मोरालिटी लॉ। अफगान हुकूमत ने, अफगान तालिबान ने एक इखलाकियात का लॉ मुतारफ करवाया है, जो उनकी मिनिस्ट्री जो है वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जो उनकी मिनिस्ट्री है, वो उसको टेक ओवर करेंगे और उसको देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उस लॉ में 35 आर्टिकल्स हैं,
और 35 आर्टिकल्स हैं, और उसमें बड़ी रिडिकुलस बातें सामने आई हैं, जो लोगों के लाइफस्टाइल और उनके बिहेवियर के हवाले से पाबंदियां लगाई गई हैं और उनके ऊपर सज़ाएं दी गई हैं। जो सज़ाएं उसमें प्रपोज की गई हैं और वो लोगों के लिए इम्प्लीमेंट अब करने जा रहे हैं, उसमें कुछ इस तरह की बातें हैं कि अगर आप नमाज के लिए लेट आएंगे तो आपको सज़ा होगी। फिर उसके बाद अगर आप अपने नॉन फैमिली मेंबर जो अपोजिट सेक्स के हैं उनके साथ कोई ताल्लुक़ रखेंगे, दूसरे लफ्ज़ों में नामहरम के साथ ताल्लुक़ रखेंगे या कोई बातचीत करेंगे, तो आपके ऊपर पाबंदियां हैं। फिर उसके बाद आप अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ अपने मोबाइल में या कहीं पे रखेंगे, उसके ऊपर भी सज़ा है। अगर आप म्यूज़िक प्ले करेंगे उसके ऊपर भी सज़ा है। ठीक है। मतलब अब इस देखिए इतना कि इस तरह की बिल्कुल पर्सनल जो चीज़ें हैं, पर्सनल फ्रीडम्स हैं, उनको भी इस लॉ में टारगेट किया गया है। और इस सारी सिचुएशन में यूएन ने इसको जेंडर अपार्थाइड कहा है, यूनाइटेड नेशंस ने इसको जेंडर अपार्थाइड कहा है कि आप जेंडर बेस पे एक जो फीमेल कम्युनिटी है, जो औरतें हैं, जो लेडीज हैं, उनको मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है। और फिर साथ ही कि अगर औरतों की आवाज़ें घर से बाहर आएंगी तो उनके ऊपर भी सज़ा होगी औरतों को। ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या वर्क प्लेस, वहाँ से भी अगर उनकी आवाज़ें ऊंची होंगी तो उनको सज़ा होगी। ठीक है। मतलब ये है कि लोगों की पर्सनल लाइफ में इस हद तक इन्वॉल्वमेंट है इस लॉ की कि इस लॉ को कभी भी एक जस्ट लॉ या जस्टिस बेस्ड एक्टिविटी इसको नहीं कहा जा सकता। हालांकि तालिबान ने ये इंश्योर किया है, ये इसको अनाउंस किया है कि इन सारे लॉज की जेंटल इन्फोर्समेंट होगी। जेंटल इन्फोर्समेंट का मतलब है कि बड़े नरम अंदाज में इसकी इन्फोर्समेंट होगी, कोई सख्ती नहीं की जाएगी। लेकिन जाहिर है लॉ तो लॉ है। और फिर इसमें लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज आ जाती हैं उनका किरदार फिर ज़्यादा अहम हो जाता है कि अपने किसी जानने वाले को सज़ा ना दें या कम दें, और किसी जो नहीं जानता उसको ज़्यादा सज़ा दे दें। तो इसलिए ये एक बहुत ही ब्रूटल किस्म का लॉ है। और इस तरह की जो लॉज हैं उनको कभी भी कंडेम नहीं किया जा सकता, कभी भी उनको हमायत नहीं की जा सकती, उनको कंडेम ही किया जा सकता है। तो इसलिए इस तरह के ये जो औरतों को टारगेट करके और औरतों से नफरत करने वाले जो लॉज और इस तरह से रिजिड चीज़ें हैं, अ, वो अगर बनाए जाएंगे तो होगा क्या कि जो औरतों से, स्पेशली औरतों से रिलेटेड क्राइम है उसमें इजाफा होगा। क्योंकि इसमें औरतों के लिए अलग से कोई मतलब अपनी कोई लीगल जद्दोजहद करना और अपनी अलग से वॉइस बनाना, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब फोर्टिसाइड होगा, यानी कि हमल गिराने का अमल ये हो सकता है, किया जा सकता है। फिर उसके बाद इन्फेंटिसाइड, अगर बच्चों का कत्ल किया गया या कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ या जॉब हैरेसमेंट या किसी भी तरह की हैरेसमेंट हुई या रेप, मतलब औरतों के साथ जो औरतों के साथ पर्सनल क्राइम हैं जो उनके ऊपर घर पे भी हो सकते हैं, उनके लिए तो औरतों की कोई से ही नहीं है ना। फिर उनके लिए तो औरत कोई किसी भी तरह से, कानून ऐसा बन गया कि औरत किसी भी तरह से अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकती। तो फिर कैसे हम इसको एक मुनसिफाना लॉ कह सकते हैं? तो ये एक ऐसा फ्राइटनिंग सिनेरियो है जिसमें अफगान लोगों को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। जाहिर है उनके लिए इंटरनेशनल लेवल पे आवाज़ उठाई जानी चाहिए, और जो भी उठाए वो बहुत अच्छा करेगा। आवाज़ ज़रूर उठाई जानी चाहिए, और इस तरह के मामले में साइलेंट होके कम से कम हम अपने किसी भी तरह से मेल डोमिनेशन अपनी सोसाइटी में भी हो उसको भी कंडेम करते हैं, और किसी और सोसाइटी में हो तो उसको भी हम कंडेम करते हैं। अच्छा, इसमें सप्रेशन, जबर का इसमें वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे सेम्बलेंस का मतलब मुशाबहत। और फिर उसके बाद है जी मिसोजिनिस्टिक, औरतों से नफरत करने वाला स्पेशल टर्म है ये, इसको आप नोट करें। फिर फोर्टिसाइड, फोर्टिसाइड का मतलब होता है कि पेट में ही बच्चा ख़त्म कर देना, हमल गिराने वाला अमल। इन्फेंटिसाइड जो बच्चे का अमल है, शीरखार बच्चे को कत्ल करना या उसको मार देना।
और बिगटरी, बिगटरी बेसिकली ताज्जुब को कहते हैं, प्रेजुडिस जैसे होता है लेकिन प्रेजुडिस से भी ये बड़ा वर्ड है बिगटरी। तो इसके साथ ही हमारी आज की डिस्कशन कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफिज।